हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर, या जिसको आप इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बोलते हैं, या जिसको आप मेटेलिक करैक्टर बोलते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन देखी थी और इसके ट्रेंड्स देखे थे इन ए पीरियोडिक टेबल, इन ए ग्रुप एंड इन ए पीरियड। आज उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है वो है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी के इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या रिलेशन होता है। अब इसके रिलेशन पर जाने से पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को लास्ट लेक्चर में हम लोग बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके थे। जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे आपको लास्ट लेक्चर मिल जाएगा, या आप चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट मौजूद है आपकी क्लास 9 के चैप्टर नंबर 8 की केमिकल रिएक्टिविटी की, वहाँ पर आपको तमाम के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, सो आज हम देख लेते हैं सबसे पहले कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी को आप कैसे डिफाइन करते हैं कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम या आयन। कि आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि आप प्रोवाइड करते हो किसी भी एटम को या किसी भी आयन को उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए। ठीक है, अब यहां पे आप देखें कि आप सिंपल एक न्यूट्रल एटम है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में एग्जांपल्स देखी थी कुछ लिथियम के लिए, सोडियम के लिए, पोटाशियम के लिए, बेरिलियम के लिए, मैग्नीशियम के लिए। ठीक है, जैसे सोडियम ही है, ठीक है, सोडियम का न्यूट्रल एटम है, एटॉमिक नंबर 11 है, उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। सो उस एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए आप जितनी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे सोडियम को, उसको बेसिकली आप क्या बोल देंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी बोल देंगे। ठीक है, अब यहां पर मैंने आयन भी लिखा हुआ है। अब आयन मैंने क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि कोई ऑलरेडी आयन अवेलेबल है। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 2 होते हैं, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 12 होता है। ठीक है, अब सबसे पहले आपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड की उसको आप बोलेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि आप पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं उसको आप क्या बोलते हैं, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, अब मैग्नीशियम पर कितना चार्ज आ गया, +1 चार्ज आ गया। ठीक है, अब वो ऑलरेडी आयन है, अगर आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन भी रिमूव करना है देन आप उसको जो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे उसको आप बोलेंगे सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। और वो एनर्जी आप किसको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो बेसिकली मैग्नीशियम के आयन को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, सो एनर्जी जो है वो आप सिंपली न्यूट्रल एटम को भी प्रोवाइड कर सकते हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, और आयन को भी प्रोवाइड कर सकते हैं उसमें से फर्दर इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए। क्लियर चीज। अब बात कर लेते हैं इसके ट्रेंड्स की। अब ट्रेंड्स क्या होता है, बेसिकली चेंजिंग, किसी भी चीज में चेंज आना। अब आयोनाइजेशन एनर्जी में जो चेंज आता है इन ए पीरियोडिक टेबल, जब आप पीरियोडिक टेबल में इसका ट्रेंड देखते हैं इन ए ग्रुप और इन ए पीरियड। अब ग्रुप क्या होते हैं, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि पीरियोडिक टेबल को आप अगर देखें तो उसमें टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं। ग्रुप्स क्या होते हैं, वर्टिकल कॉलम्स को आप ग्रुप्स बोलते हैं। ठीक है, और पीरियड्स क्या होते हैं, पीरियड्स होते हैं हॉरिजॉन्टल रोज। टोटल 7 पीरियड्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, सो अब हम ये देख लेते हैं कि जब आप मूव करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, तब एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी पे क्या चेंज आता है, या आप जब मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड तब एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी पे क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन ए पीरियड की। जब आप मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियोडिक टेबल, सो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज अक्रॉस ए पीरियड। जब आप मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मींस के राइट पे आने वाले एलिमेंट की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा होगी, लेफ्ट पे जो पहले एलिमेंट आ रहा है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। क्यों कम होगी, उसकी वजह यह है बिकॉज लेफ्ट टू राइट जब आप मूव कर रहे होते हैं एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, एटम का साइज जो है वो डिक्रीज हो जाता है, छोटा हो जाता है। सो इलेक्ट्रॉन्स आर मोर अट्रैक्टेड टू न्यूक्लियस। जब एटम का साइज छोटा हो जाएगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो इट मीन्स कि न्यूक्लियस में मौजूद जो प्रोटॉन्स हैं वो उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेंगे, उनको निकालना मुश्किल होगा। सो उसके लिए आपको एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने 2 ग्रुप्स यहाँ पर राइट किए हुए हैं। अब अगर आप देखें, हमने क्योंकि बात की पीरियड में कि पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो इट मीन्स कि अगर आप बात करें सेकंड पीरियड की, ठीक है, सो इसका मतलब यह है कि लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, मींस कि इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको निकालना आसान होगा, उसको निकालने के लिए एनर्जी आपको कम देनी पड़ेगी। और बेरिलियम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसको उन इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए एनर्जी आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी। क्यों ज़्यादा देनी पड़ेगी,
लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, ठीक है। इसके न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, और 3 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, और टोटल कितने शेल्स हैं, क्योंकि पीरियड नंबर ऑफ शेल को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब है लिथियम के भी 2 शेल्स हैं और बेरिलियम के भी 2 शेल्स हैं। बेरिलियम की अगर आप बात करें, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, ठीक है, और एटॉमिक मास कितना होता है, मास नंबर होता है इसका 9, ठीक है। सो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 2 इलेक्ट्रॉन, जबकि न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स, 4 प्रोटॉन्स, ठीक है। अब आप देखें कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसके न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन्स हैं और इसके न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। सो लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि कोई भी न्यूट्रल एटम होता है, उसके जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है। यही वजह है कि आप कहते हैं कि कोई भी एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। सो इसमें 3 प्रोटॉन्स और 3 इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें 4 प्रोटॉन्स और 4 इलेक्ट्रॉन्स। सो 4 प्रोटॉन्स और 4 इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि नंबर ऑफ शेल नहीं इंक्रीज हुआ, ठीक है, 2 ही शेल्स हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होने की वजह से स्मॉल साइज हो जाएगा एटम का। जब एटम का साइज छोटा हो जाएगा, देन इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा, एनर्जी आपको ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। सो अगर आप बात करें इन ए ग्रुप की, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज इन ए ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जब आप टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं एक ग्रुप में, तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाता है। एटॉमिक रेडियस क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि जब आप टॉप टू बॉटम आ रहे होते हैं, आप देखते हैं नंबर ऑफ पीरियड्स इंक्रीज हो रहा है। नंबर ऑफ पीरियड्स इंक्रीज होने का क्या मतलब है? नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ पीरियड जो है वो आपको बताते हैं टोटल नंबर ऑफ शेल्स के बारे में, ठीक है। जैसे लिथियम जो है उसके 2 शेल्स हैं, सोडियम के 3 शेल्स हैं, पोटाशियम के 4 शेल्स हैं। इसी तरह से आप देखें, जब आप टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। जब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो इसका मतलब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जा रहा है। सो इसका मतलब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की में मौजूद प्रोटॉन्स जो हैं उनकी जो पकड़ है वो कमज़ोर हो रही है। सो इसलिए जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको निकालना ईजी होगा, ठीक है। सो आप कह सकते हैं कि सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी एज कंपेयर टू लिथियम, ठीक है। इसी तरह से पोटाशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी एज कंपेयर टू सोडियम, क्योंकि पोटाशियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो दूर चला गया न्यूक्लियस से। तो इसका मतलब है उस पर न्यूक्लियस की जो पकड़ है वो कमज़ोर हो गई, ईजी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, ठीक है। सो इस तरह से आपको समझ आ गया कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, और उसके आपने ट्रेंड्स देख लिए इन ए ग्रुप एंड इन ए पीरियड। अब हम देख लेते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी में क्या रिलेशन होता है। सो अगर आप देखें कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या रिलेशन है, सो वो कुछ आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिपेंड करती है आयोनाइजेशन एनर्जी पे। अब आयोनाइजेशन एनर्जी, जैसे मैंने अभी आपको डिफाइन किया कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसको आप आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। अब किसी भी एटम को आपने एनर्जी प्रोवाइड की और उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, सो इसी प्रॉपर्टी को तो बेसिकली क्या बोलते हैं आप? इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर बोलते हैं, ठीक है। सो इस तरह से इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंडेंट हैं एक दूसरे के ऊपर। क्लियर हो गई बात? फिर जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो डिपेंड करती है साइज पे एटम के और उसके न्यूक्लियर चार्ज पे। इसीलिए मैंने आपको आयोनाइजेशन एनर्जी को डिफाइन किया और उसके ट्रेंड्स बताए ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। आयोनाइजेशन एनर्जी साइज पे डिपेंड करती है और न्यूक्लियर चार्ज पे। अब साइज और न्यूक्लियर चार्ज की मैंने आपको जैसे एक्सप्लेनेशन दी कि आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे चेंज होती है, उसके हमने ट्रेंड देखे इन ए ग्रुप एंड इन ए पीरियड। अगर आप पीरियड की बात करें, सो पीरियड में जब आप मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन साइज जो है एटम का छोटा होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, सो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। जब आप बात करते हैं टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, तो एटम का जो साइज है वो इंक्रीज होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूर होता है न्यूक्लियस से, ठीक है। सो न्यूक्लियस की जो पकड़ है वो कमज़ोर हो जाती है, सो इस वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। फिर जो स्मॉल साइज्ड एटम्स विद हाई न्यूक्लियर चार्ज, ये चीज़ क्लियर हो गई कि अगर हम बात करें लिथियम और बेरिलियम के दरमियान कंपैरिजन की, तो बेरिलियम जो है वो स्मॉल साइज एटम होगा एज कंपेयर टू लिथियम, ठीक है। सो इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो ज़्यादा होगा,
ऑब्वियस सी बात है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो गए तो न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो गया। हाई आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू, तो अभी जैसे हमने क्लियर कर लिया इस चीज़ को कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। अल्कली मेटल्स जो होती हैं हैव लार्जेस्ट साइज, उनका साइज बड़ा होता है, एंड लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स। अगर आप बात करें अल्कली मेटल्स की, ग्रुप 1 की जो मेटल्स होती हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम, इनको आप अल्कली मेटल्स बोलते हैं। अल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं? अल्कली मेटल्स आप इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब इनका वाटर के साथ रिएक्शन होता है ना, देन ये अल्कलीज बेसिस बनाती हैं जो कि बेसिकली एसिड को न्यूट्रलाइज कर देती है। क्लियर? तो इस वजह से इनको अल्कली मेटल्स बोलते हैं। अब वो कह रहा है कि जो अल्कली मेटल्स हैं, अगर आप बात करें इनके पीरियड वाइज, ठीक है, सो अपने पीरियड में ये जो एलिमेंट होते हैं, जो अल्कली मेटल के एलिमेंट्स हैं, अल्कली मेटल्स हैं, इनका साइज सबसे बड़ा होगा। अगर आप बात करें मीन सेकंड पीरियड की, ठीक है, तो सेकंड पीरियड में जो सबसे बड़ा साइज होगा वो किसका होगा? लिथियम का होगा। अगर आप बात करें थर्ड पीरियड की तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा? सोडियम का होगा। अगर आप बात करें फोर्थ पीरियड की तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा? पोटाशियम का होगा। ठीक है, सो साइज बड़ा होने की वजह से जो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज हैं वो क्या होगी? वो क्या होती हैं? कम होती हैं। सो जब आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज कम होगी देन इनका जो मेटेलिक करैक्टर होगा, इट मीन्स कि ये इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर सकेंगे। सो इस वजह से ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे, इनका जो मेटेलिक करैक्टर होगा वो हाई होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको एग्जांपल नजर आ रही है, कंपैरिजन ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम मेटल। सोडियम की जब आप बात करें, एटॉमिक नंबर 11 होता है, मास नंबर 23 होता है, न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन्स और 12 न्यूट्रॉन्स। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, के शेल में और एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। ठीक है, इसी तरह आप बात करें अगर मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, मास नंबर 24, न्यूक्लियस में 12 प्रोटॉन्स, 12 न्यूट्रॉन्स, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और थर्ड शेल में या वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अगर आप बात करें इनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, तो इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और कितने शेल्स हैं टोटल? इसके 3 शेल्स हैं। जो थर्ड शेल है वो वैलेंस शेल है और इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। सो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी हो गई इसकी? 3s1। इसी तरह अगर आप मैग्नीशियम की बात करें, सो इसकी जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 3s2, क्योंकि 3 शेल्स हैं और वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अगर आप इसके एटॉमिक साइज की बात करें सोडियम के, जैसे हमने अभी देखा कि एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है सोडियम का एटॉमिक साइज ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। अब जो सोडियम का एटॉमिक साइज होता है वो होता है 186 पिकोमीटर। ठीक है, पीको होता है 10 पावर -12। ठीक है, पीको एक प्रीफिक्स है जिसकी वैल्यू होती है 10 पावर -12। सो इसका मतलब है ये है 186 टाइम्स 10 पावर -12 मीटर। ठीक है, मैग्नीशियम की अगर आप साइज की बात करें, सो इसका साइज होता है 160 पिकोमीटर, मीन्स के 160 टाइम्स 10 पावर -12 मीटर। ठीक है, सो सोडियम का साइज बड़ा है और मैग्नीशियम का साइज छोटा है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स की और न्यूक्लियर चार्ज की ज़्यादा हो जाने की वजह से एटम क्या कर जाता है? कोलैप्स कर जाता है, साइज छोटा हो जाता है। ठीक है, फिर अगर आप बात करें आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू की, ठीक, अब जैसे हमने देखा कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड क्या होती है? इंक्रीज होती है। सो इट मीन्स कि सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, जबकि मैग्नीशियम के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। अगर आप सोडियम की बात करें तो सोडियम के लिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होती है वो होती है 496 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये एनर्जी की वैल्यू है, इसका क्या यूनिट होता है? किलो जूल पर मोल। इसी तरह से अगर आप मैग्नीशियम की बात करें तो इसकी वैल्यू होती है 738 किलो जूल पर मोल। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर देखें, ये जो वैल्यू दी हुई है ना मैग्नीशियम के लिए आपको, ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू दी हुई है। मींस के मैग्नीशियम के आप देखें वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, सो ये है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू। मींस के आपने पहला इलेक्ट्रॉन जब रिमूव करना है, सो आपको कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी? 738 किलो जूल पर मोल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब जब आपने पहला
इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, देन आपके पास मैग्नीशियम का आयन बन गया Mg+1, ठीक है। अब अगर आपने इसका सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, सो उस सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो आप एनर्जी प्रोवाइड करेंगे उसको आप बोलते हैं सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। सो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से बहुत ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि जब आपने ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जब आपने रिमूव किया, देन अब न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो नहीं रिमूव हुए ना, प्रोटॉन तो 12 ही है, ठीक है। सो इन 12 प्रोटॉन्स का इस एक इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा स्ट्रांग होगी, जो पकड़ है इस न्यूक्लियर चार्ज की इस इलेक्ट्रॉन पर वो ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, ठीक है। सो इस वजह से इस इलेक्ट्रॉन को भी रिमूव करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सो आप कह सकते हैं कि सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम विल बी वेरी हाई देन द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। अच्छा, अब यही वजह है कि आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होने की वजह से जो अल्कली मेटल्स होती हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, उनका मेटेलिक करैक्टर जो है वो हाई होता है, ठीक है। सो इस तरह से आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या रिलेशन होता है। अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।